नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि इसके पहले हमने बाबर का पार्ट फर्स्ट, बाबर का जो सैन्य अभियान था, जो बाबर का इतिहास प्रारंभिक जीवन था और उसकी सारी स्थिति और उसका जो रहने का जो रवैया था और जो वो कहाँ से कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, उन सब चीज़ों को हम लोग जान चुके थे साथियों। आज हम लोग देखेंगे भारत पर जो उसने आक्रमण किया, उत्तर भारत पर किस प्रकार चढ़ाई की, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बीए सेकंड ईयर वालों के लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पर हर एक विषयों के लगातार वीडियो ला रहे हैं साथियों। आज हम बाबर का इतिहास का दूसरा वीडियो लाए हैं। आज ही बाबर का इतिहास भी समाप्त कर देंगे पूरे उसके युद्धों को पढ़ा करके। और आप लोग जा करके इसके पहले जो वीडियो ना देखे हों वो जा करके बाबर का पहला वाला वीडियो देख लें, तब इसको देखिए, तब आपका पूरा बाबर ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत पर जो चढ़ाई किया था बाबर उसको, और जो दिल्ली सल्तनत पे किस प्रकार उसने आधिपत्य जमाया उसको देखेंगे। और चलिए धीरे धीरे शुरू करते हैं। आप लोग जानते हैं साथियों कि बीए का वार्षिक एग्ज़ाम जो है हमारा बहुत जल्द ही आने वाला है, और इस वजह से हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी होगी और समझना होगा, ताकि एग्ज़ाम में हम लोग अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकें और आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें। तो उसके लिए साथियों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपका कोर्स समाप्त कर दिया जाएगा। तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध है, सबसे पहला युद्ध जो इसका हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध, इसको हम लोग देखेंगे। और पानीपत प्रथम युद्ध होने से पहले कुछ युद्ध हैं उसको भी हम आपको बता देते हैं। देखिए साथियों, जो हम बता रहे हैं आप लोगों को, बाबर का जो युद्ध हुआ था, इसने पानीपत के युद्ध के पहले भी कुछ छिटपुट आक्रमण किए थे, जिसको हम लोग पहला बात करेंगे। पहला युद्ध इसने 1519 ईस्वी में 1519 ईस्वी में इसने पहला युद्ध बाजौर में किया था। कहाँ? बाजौर। जान लीजिए साथियों, बाजौर में इसने पहला युद्ध किया था 1519 ईस्वी में। और इसने जो दूसरा आक्रमण किया था 1519 ईस्वी में या फिर 1520 ईस्वी में किया था, आप लोग देखेंगे दो जगहों पर, कहीं के 1519 और 1520 भी दिखेगा। दूसरा आक्रमण इसका पेशावर में हुआ था। कहाँ? 1520 ईस्वी में पेशावर में। पेशावर में आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। पहला युद्ध कब किया था, दूसरा युद्ध कब हुआ था। इसने पहला युद्ध 1519 में बाजौर में, दूसरा युद्ध जो किया था, आक्रमण किया था 1519 ईस्वी में पेशावर में। तीसरा आक्रमण सियालकोट में किया था 1521 ईस्वी में, जो तीसरा आक्रमण किया था। और चौथा आक्रमण 1524 ईस्वी में किया था दीपालपुर, जो लाहौर है, उस लाहौर के क्षेत्र में 1524 ईस्वी में वहाँ पे आक्रमण किया था। राणा संगा और दौलत खां लोधी उस समय उधर शासन करते थे। और पांचवा जो युद्ध किया था, पांचवा जो आक्रमण हुआ था इसका, वो था दिल्ली पर, अपने उत्तर भारत के दिल्ली पर आक्रमण किया था इसने। पानीपत के युद्ध नाम से फेमस हुआ था, और ये बहुत ही भीषण और बहुत ही घमासान युद्ध हुआ था। इसको हम लोग विस्तृत तरीके से अब देखेंगे। इसके पहले के युद्धों को आपने जान लिया है। पहला आक्रमण इसने 1519 ईस्वी में बाजौर में किया था, 1520 ईस्वी में पेशावर में किया था आक्रमण, और 1521 में सियालकोट में आक्रमण किया था तीसरा आक्रमण, और चौथा आक्रमण दीपालपुर लाहौर में किया था। अब हम लोग पांचवा आक्रमण पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए साथियों देखते हैं। देखिए क्या है, बाबर को लगता था, क्या बाबर जो था उसको लगता था कि दिल्ली सल्तनत को फिर से तैमूर वंशी का शासक होना चाहिए। कहने का मतलब, बाबर जो था इसको लगता था कि दिल्ली पर फिर से तैमूर वंशियों का शासन होना चाहिए। ये तैमूर वंशी था, आपको बताए हैं तैमूर वंश से यह आया था, और एक तैमूर वंशी होने के कारण वह दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। उसने क्या किया, सुल्तान इब्राहिम लोदी को अपनी इच्छा से अवगत कराया। कहने का मतलब, उसने एक बार स्पष्टीकरण के लिए इब्राहिम लोदी को एक पत्र भेजा। कहने का मतलब एक आदेश दिया कि आप मुझे दिल्ली सौंप दे दीजिए। और उसके बाद क्या हुआ, इब्राहिम लोदी को अपनी इच्छा को अवगत कराना चाहा कि दिल्ली पर हम अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, लेकिन इब्राहिम लोदी ने जवाब नहीं दिया। और इब्राहिम लोदी के जवाब नहीं आने पर उसने छोटे छोटे आक्रमण करने आरंभ कर दिए। सबसे पहले उसने कांधार पर कब्जा किया था। जब पानीपत का युद्ध शुरू हुआ तो सबसे पहले इसने कांधार पर कब्जा किया, और उसके बाद
इधर इस्माइल को तुर्कों के हाथों भारी हार का सामना करना पड़ा और इस युद्ध के बाद जो बादशाह इस्माइल तथा बाबर दोनों बारूदी हथियारों की सैन्य महत्ता समझते हुए इसका प्रयोग अपनी सेना में आरंभ कर दिया। अभी साथियों आपको हम बताएंगे किस तरीके इन्होंने अपनी तोपों को उस्मान विधि से तोपची तरीक़ों से तोपची जो चलाते थे तोप को, बहुत ही इन्होंने की जो रणनीति थी लड़ाई लड़ने की, बहुत ही इनका जो रवैया था बहुत ही अजीब था, जिससे ये लोग छोटी सी सेना में बड़ी बड़ी सेना को हरा दिया करते थे बाबर। अब देखिए आप लोग साथियों इस कहानी की जो मैं बता रहा हूँ इसको अपनी तरीके से समझिए, इसको भूलना नहीं है, रटना नहीं है। किस प्रकार से बाबर पहले का जो हमारा इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी को अपनी इच्छा से अवगत कराया, उसको संदेश दिया कि बाबर हम शासन करना चाहते हैं। उसके बाद उसने जवाब नहीं आने पर उसने आक्रमण किया कंधार पर सबसे पहले, उसके बाद छोटे छोटे आक्रमण करते रहा। और क्या हुआ, जब धीरे धीरे वह तोपों को बना लिया और बहुत सारे हथियारों से बना लिया तो जो हाथों में भारी सामना करना पड़ा इस्माइल तुर्कों को। उसके बाद क्या हुआ, आरंभ कर दी इस जो इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी आक्रमण किया और पानीपत की लड़ी गई युद्ध, और लड़ाई में पानीपत युद्ध के नाम से जाना गया। कहने का मतलब इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया कौन, बाबर ने। और बाबर जब युद्ध किया तो यही पानीपत की लड़ी गई युद्ध को पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध बाबरनामा के अनुसार 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। जो हमारा बाबरनामा है उसके अनुसार यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया, और इसमें बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना के सामने बहुत छोटी थी, पर सेना के संगठन के अभाव में इब्राहिम लोदी ने युद्ध हार गया। और बाबर से जब युद्ध हार गया तो इस युद्ध के बाबर में तुलुगमा नीद की पद्धति का प्रयोग किया था। इसके बाद दिल्ली सत्ता पर बाबर का अधिकार हो गया। सन 1526 ईस्वी में मुगल वंशी नींव की स्थापना किया। कहने का मतलब मुगल वंशी नींव डाली। आप लोग समझिए कि किस प्रकार 21 अप्रैल 1526 में बाबर की सेना जो थी बहुत ही बड़ी थी, बहुत ही विशाल थी, और बाबर की सेना जो थी फिर भी उसके सामने इब्राहिम लोदी के सेना के सामने बहुत छोटी थी। फिर भी यह इस प्रकार से तुलुगमा नीद से जो तुलुगमा पद्धति थी और जो इसके लड़ाकू जो हुआ करते थे, किस प्रकार से उस्मानी विधि से बहुत सारी विधियां इनके पास थी, जिससे ये लोग युद्ध को बहुत आसानी तरीके से जीते। और इब्राहिम लोदी हार गया और इनका पानीपत के प्रथम युद्ध में पूरे दिल्ली सल्तनत पर कब्जा हो गया। अब राजपूत क्या किए, राजपूतों का क्या इसमें रोल था, क्या इसमें इनका सामना था। देखिए क्या हुआ, राणा सांगा के नेतृत्व में। यह आप लोग हेडिंग जरा समझिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध किस प्रकार से आपको लिखना है, और उसके बाद ये राजपूत हेडिंग जो है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आप लोग जानते होंगे साथियों कि एग्जाम में जितनी ही हेडिंग आप लोग अच्छे से डालेंगे उतना अच्छे से आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो राजपूत के बारे में क्या लिखेंगे, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत काफ़ी संगठित और शक्तिशाली हो चुके थे। राजपूतों का एक बड़ा सा स्वतंत्र क्षेत्र था, वो थे दिल्ली पर जो सत्ता का काबिज होना चाहते थे। बाबर की सेना राजपूतों की आधी भी नहीं थी। 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई हुई। कहने का मतलब वो लोग एक बड़ा सा हिस्सा, जो बड़ा सा क्षेत्र था, दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहते थे राजपूत, लेकिन बाबर की सेना उनके सामने बहुत छोटी थी। 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई में जो राजपूतों तथा बाबर की सेना के बीच लड़ी गई थी, उसमें राजपूतों को जीतना निश्चित लग रहा था। लेकिन क्या हुआ कि युद्ध के दौरान राणा सांगा जो था वो घायल हो गया, और घायल हो जाने के कारण वो घायल अवस्था में उनके साथियों ने सोचा कि बस अब तो हम लोग युद्ध जीत ही गए हैं इतनी बड़ी सेना में, और उन्हें युद्ध से बाहर कर दिया और आसान सी लगी उन लोगों को जीत। लेकिन क्या हुआ, उनके हाथों से इसके 1 साल के बाद राणा सांगा, कहने का मतलब उनके हाथों से ये युद्ध निकल गया, बाबर जीत गया। जो हमारा खानवा का युद्ध हुआ इसमें बाबर जीत गया। 17 मार्च 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर जीता, और इसके 1 साल के बाद ही 30 जनवरी 1528 ईस्वी को क्या हुआ, मृत्यु हो गई राणा सांगा की। इसके बाद बाबर क्या करता है, दिल्ली की गद्दी पर अविवादित अधिकारी बन गया और अनेक दिनों तक मुगल वंश की सत्ता पर बना रहा। 231 क्या है साथियों,
231 वर्षों तक मुगल वंशी शासक पूरे भारत पर, पूरे दिल्ली सल्तनत पर रहा था। 231 सालों तक राज किए थे इस मुगल वंश के शासक। अब देखिए खानवा का युद्ध होता है। खानवा के युद्ध में क्या हुआ, 17 मार्च 1527 ईस्वी में मेवाड़ के शासक जो राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ। और क्या हुआ इस युद्ध में, उसी समय यह युद्ध हुआ। उस युद्ध में क्या हुआ, जो इस युद्ध में राणा सांगा के साथ जो उसका खास तौर पर मुस्लिम यदुवंशी राजपूत उस वक्त के मेवाड़ थे, उसका शासक खानजादे थे, जो खानजीदा थे, उनके राजा हसन खान जो मेवाती और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने दिया था। इस युद्ध में मारवाड़, अंबर और ग्वालियर, अजमेर, क्या है, कौन कौन सा शासक, चंदेरी, बसीन भी मेवाड़ में साथ दे रहे थे। कहने का मतलब इतने सारे शासक उसके साथ थे। और बाबर अपनी सेना के उत्साह भी बढ़ाएगा, किस प्रकार से अभी आपको बताते हैं। अभी आप लोग सोचेंगे खानवा की युद्ध में, इसके पहले जो घाघरा का युद्ध हुआ उसमें राणा सांगा तो मर गया था, लेकिन वह 1 वर्ष बाद मरा था, अर्थात 15 जनवरी जो था 1528 ईस्वी में मरा था। लेकिन ये 17 मार्च को 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध भी लड़ा था वो। और उसके बाद क्या हुआ, इस खानवा के युद्ध में क्या होता है देखिए आगे। जब यह युद्ध शुरू हुआ तो क्या हुआ, इस युद्ध में राणा सांगा का साथ खासतौर पर मुस्लिम यदुवंशी जो राजपूत उस वक्त के मेवात शासक खानदाजा था हसन इब्राहिम, मैंने बताया कि ग्वालियर, अजमेर, बसंत जी साथ दे रहे थे। इसके कई शासक कई स्थानों के कई राज्य के शासन जो कर रहे थे, राजा उसका साथ दे रहे थे राणा सांगा का। लेकिन बाबर ने युद्ध के दौरान सैनिकों को उत्साह बढ़ाने के लिए शराब पीने और क्या किया, शराब बेचने पर क्या हुआ, शराब पीने और शराब बेचने पर क्या हुआ, प्रतिबंध की घोषणा कर दिया था। और सभी पात्रों को तुड़वा कर शराब पीने की कसम ली। और शराब जो न पीने की कसम लिए बाबर के सैनिकों ने और बाबर ने। कहने का मतलब बाबर बहुत ही नीति जो उसकी थी, बहुत ही उत्साह भरने के लिए सैनिकों के शराब बंद करवा दिया और बहुत सारे बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन सब बातों को आप याद करिए, एग्जाम में आपको बाबर के बारे में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उसने मुस्लिमों तमगा से जो तमगा कर लेने की घोषणा की थी। तमगा एक प्रकार का व्यापारिक कर था, राज्य द्वारा लिया जाता था। बाबर जो है 2 लाख मुगल सैनिकों को लेकर क्या हुआ, सांगा से युद्ध करने उतरा था। उसने सांगा से सेना लोदी, जो सांगा की सेना के लोदी सेनापति से प्रलोभन दिया कि उन्हें लालच दिया कि सांगा को धोखा देकर सेना साहित बाबर से जो मिला उसे बाबर सांगा ने पहली मुठभेड़ में बनाया। उसकी खानवा नामक स्थान पर हुई। इसी खानवा के युद्ध में पानीपत के युद्ध रणनीति का उपयोग करके बाबर राणा सांगा के युद्ध में सफल युद्ध से रणनीति की तय की थी। और इस समय राणा सांगा जो हुआ था, राणा सांगा की हार हुई थी, बाबर की विजय हुई थी। यही बाबर के रहने का निश्चय किया। और प्रथम बार अब क्या हुआ, जब यहाँ पर बाबर खानवा का युद्ध जीत जाता है और खानवा का युद्ध जीत जाता है और 30 जनवरी 1528 ईस्वी में राणा सांगा का मृत्यु हो जाता है। और तब होता है बाबर यहीं रहने का, कहने का मतलब यहीं रहने का निश्चय करता है। और बाबर क्या करता है, धर्म युद्ध नारा दिया था। इसी युद्ध के बाद बाबर गाजी अर्थात दानी की उपाधि धारण करता है। कौन, बाबर गाजी अर्थात दानी को उपाधि धारण करता है। अब चंदेरी का युद्ध होता है। किस प्रकार से चंदेरी का, खानवा का युद्ध देख लिया, खानवा के युद्ध में आपने अच्छे समझिए। अब चंदेरी का युद्ध देखते हैं। मेवाड़ की विजय के पश्चात बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों के पूर्व विद्रोहियों का दमन करने के लिए भेजा, क्योंकि पूरब में बंगाल शासक नुसरत शाह ने अफगानों को स्वागत किया और समर्थन भी किया। और इससे उत्साहित होकर अफगानों ने अनेक स्थानों से मुसलमान जो मुगलों के निकाल दिया था। बाबर का भरोसा था कि उसकी अफगान विद्रोहियों के दमन करेंगे, अतः उसे चंदेरी पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। कहने का मतलब साथियों, जब मेवाड़ विजय के पश्चात बाबर
सैनिकों तथा अधिकारियों को पूर्व विद्रोहियों को दमन करने के लिए भेजा था और उसे लगा कि वे लोग इसके अधिकारी उस युद्ध को दमन कर देंगे। फिर क्या हुआ, उसे चंदेरी पर आक्रमण करना पड़ा और चंदेरी पर राजपूत शासक मेदिनी राय श्रृंगार खानवा का युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था। अब चंदेरी में राजपूत सत्ता का पुनर्गठन हो रहा था और चंदेरी पर आक्रमण हुआ और निश्चित से ज्ञात है कि बाबर की दृष्टि से राजपूत संगठन अफगानों की अपेक्षा अधिक गंभीर था और वह राजपूत शक्ति नष्ट कर अधिक आवश्यक समझना चाहता था। कहने का मतलब बाबर जानता था कि हम इन राजपूतों को यदि खत्म कर दिए तो हमारा शासन सत्ता कोई नहीं हरा सकता। और चंदेरी पर व्यापारिक तथा सैनिक महत्व भी था और मालवा तथा राजपूतों को प्रवेश करने के लिए उपयुक्त स्थान जो बाबर सेना चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी उसे राजपूतों को पराजित कर दिया। इस बार बाबर ने स्वयं चंदेरी जाने का निश्चय किया क्योंकि वह यह संभव है कि चंदेरी राजपूत शक्ति का केंद्र बन चुका था। कहने का मतलब बाबर इसीलिए चंदेरी जाना चाहता था कि चंदेरी में राजपूत शक्ति का केंद्र बन गया था और उसने चंदेरी के विरुद्ध लड़ने के लिए 21 जनवरी 1528 ईस्वी को क्या की तिथि घोषित कर दी कि हम चंदेरी का युद्ध लड़ेंगे। क्योंकि इस घोषणा से उसे चंदेरी के मुस्लिम जनता की बड़ी संख्या में समर्थन प्राप्त होने की आशा थी क्योंकि जिहाद द्वारा राजपूतों तथा इन मुस्लिमों का सहयोग रोका जा सकता था। और उसमें मेदिनी राय जो था खंगार के पास संदेश भेजा कि शांतिपूर्ण रूप से चंदेरी को समर्पण कर दे, लेकिन जो मेदिनी राय राणा सांगा का खानवा के युद्ध में साथ दिया था वो स्वीकार नहीं करता। उसे अस्वीकार मेदिनी राय खंगार ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और राजपूतों ने भयंकर युद्ध और किया और राजपूती जो वीरांगनाओं थी जौहर लिया। कहने का मतलब भयंकर तरीकों से इन्होंने बाबर जब युद्ध करता है समर्पण कर दे लेकिन नहीं करता है और राजपूतों ने भयंकर युद्ध किया और राजपूती वीरंगनाओं ने जौहर किया। जो वहाँ की वीरंगनाओं मतलब विधवा, जो वहाँ की विधवाएं थी उन लोगों ने जौहर किया। जौहर करने से यह मतलब है कि जो औरतें जौहर करती थीं तो वे अपने जैसे शादी विवाह में वे लोग सज धज के जाती हैं, सज धज के शादी होता है, उसी तरीके से सज धज के और नारियल का हाथ में लेकर के वे लोग अग्नि में जला देते थे अपने आप को, अपना आत्म कहने का मतलब वे लोग अपनी आत्म त्याग देते थे, अपनी आत्मा को त्याग देते, वे लोग मृत्यु को प्राप्त करते थे और उनको लगता था कि हमारा स्वर्ग में उनसे विलय होगा। अपने जो उनके पति हुआ करते थे वीरंगना जो हुआ करते थे उन्होंने जौहर किया और अपने आप को आग में भस्म कर दिया, आग में जला दिया और यह हुआ उन राजपूतों के यहाँ। अब देखिए उसके अनुसार जब उन्हें पता चल जाता था कि युद्ध में हार गए तो उन्होंने जौहर किया। वहाँ की औरतें जौहर में अपने शरीर को जिंदा जला करके अपने आप को मार लिया, कहने का मतलब मर गए। और उनके अनुसार तोप खाने के मदद से एक ही घंटे में मंदचेरी अधिकार कर लिया। ये तोपची किस प्रकार से बाबर के इन जो सेना थी इन सेनाओं ने किस प्रकार से लड़ा, उस्मानी विधि का प्रयोग किया, तोप सजाते थे उस्मानी विधि से, तुलगमा नीति की प्रयोग किया, बाबर द्वारा जो तोपों का प्रयोग किया गया। और बाबर की छोटी सी मुसज्जित सेना थी लेकिन इतनी दूरदर्शिता सेना थी कि इन लोगों को इतनी बड़ी संख्या में इनकी सेनाओं को पराजित कर दिया। और राज्य जो था मालवा के सुल्तान के वंशज जो अहमद शाह ने आदेश दिया कि वह 20 लाख दाम प्रतिवर्ष शाही कोष में जमा करें। वहाँ के जो सुल्तान के वंशज थे उनसे कह दिया था। और घाघरा का युद्ध होता है साथियों। घाघरा का युद्ध क्या हुआ, घाघरा का युद्ध हम लोग देखेंगे अच्छे से। घाघरा का युद्ध यही लास्ट युद्ध है, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, अंतिम दिन आएगा। तो देखिए बीच में लोदी साथियों, बस बहुत ही कम समय में हमारा वीडियो समाप्त होने वाला है। लोदी बिहार पहुंचा और बिहार पहुंच के नेतृत्व में 1 लाख सैनिक एकत्रित हो गए। इसके बाद अफगानों ने पूर्वी क्षेत्रों में आक्रमण कर दिया और महमूद लोदी चुनार तक आया। ऐसी स्थिति में बाबर क्या किया, उसके युद्ध करने की जनवरी में 1529 ईस्वी में आगरा के प्रस्थान किया और उसने अफगानों के सरदारों को उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन मुख्य अखबार
जो अफगान थे सेना जिसे बंगाल के शासक नुसरत शाह के समर्थन प्राप्त था, वे गंडकी नदी के पूर्व तट पर थी। लेकिन बाबर ने गंगा नदी पार करके घाघरा नदी के पास अफगानों का घमासान युद्ध करने को पराजित किया और बाबर का नुसरत शाह से संधि की, और जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया और बाबर ने इसी संधि के बाद जलाल खान को अधीन किया और बिहार का शासक बनाया। जलाल खान जो था उसको जलाल खान को अपने अधीन किया, उसके बाद उसे बिहार का शासक था और उस वक्त उसे आदेश दिया कि वह शेर खां को अपनी मंत्री रखे, और वह शेर खां को अपनी मंत्री रखता है। उसके बाद अंतिम दिन आ जाते हैं बाबर के अंतिम दिन का मतलब बाबर की मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है? कहा जाता है कि पुत्र जो था उनका हुमायूं बीमार पड़ गया था और अल्लाह से हुमायूं के स्वास्थ्य के लिए बाबर ने खुद के लिए प्रार्थना की कि उनकी जो हमारे पुत्र के ऊपर जो यह बीमार हुआ है उसकी बीमारी हमारे ऊपर आ जाए। कहने का मतलब इसके बाद उसने प्रार्थना की थी उसकी बीमारी खुद पर आ जाए, भगवान खुद को दे दे। तब बाबर के स्वास्थ्य कुछ दिनों बाद बिगड़ जाती है और बिगड़ने के बाद अंततः 1530 ईस्वी में 48 वर्ष की उस उम्र में बाबर मर जाता है और इसकी इच्छा थी कि काबुल में इसको दफनाया जाए। लेकिन जानते हैं आप लोगों को मैंने पहले यह नहीं बताया, मैंने यह तो बताया कि वर्तमान में काबुल में इसे दफनाया गया है, इसका जो वहाँ पे कब्र है वहीं पर है, लेकिन इसको पहले आगरा में दफनाया गया था। लगभग 9 वर्षों के बाद हुमायूं ने इसकी इच्छा, अपने पिता की इच्छा पूरी की और काबुल में राजा राम जाट ने दफना दिया। कहने का मतलब राजा राम जाट ने इसे दफना दिया काबुल में, आगरा से ले जाकर 9 वर्ष बाद। अब देखिए बाबर ने फरगना का शासन उसकी दादी दौलत बेगम की वजह से मिला था। बाबर के बारे में कुछ जान लेते हैं। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसका बादशाह का बिगड़ा हुआ रूप बादशाह है, जिसे आज हम लोग बादशाह कहते हैं। बाबर ने तोप खाने का भी उपयोग किया था। बाबर ने तुलगुम युद्ध प्रणाली पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाई थी प्रणाली, उसे उज्बेकों के से सीखी थी। और पानीपत की प्रथम लड़ाई में जितने भी पीछे कारण थे, इसके कारण बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज तुगलुमा नीति का प्रयोग किया था, उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। और मुगल सम्राटों का कालक्रम हम लोग जान लें, उसके बाद यहीं से हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। देखिए साथियों, थोड़ा अन्य जानकारी आपको दे देते हैं। मुगल सम्राटों के कालक्रम, किस प्रकार से आगे मुगल शासक हुआ करते हैं। अभी हम आपको हुमायूं, अकबर, ये इन सब शासकों को पढ़ाएंगे। तो देखिए बाबर जो है, बाबर का पुत्र हुमायूं, बाबर के बाद बाबर का पुत्र हुमायूं आता है और हुमायूं के बाद हुमायूं का पुत्र अकबर शासन करता है। अकबर के बाद अकबर का पुत्र जहांगीर शासन करता है और आज जहांगीर का पुत्र शाहजहां शासन करता है और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब शासन करता है। इस प्रकार इन मुगलों का शासन 231 सालों तक शासन इन मुगल वंशों का होता है। आगे चल के और भी शासकों को हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, बेल आइकन दबाए रहिए, सबको इस वीडियो को शेयर कर दिए ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके साथियों। और हम जो ये PDF आपको पढ़ाए हैं, इसका नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे मिस्टर SP पॉइंट नाम का टेलीग्राम चैनल सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपको ज्वाइन हो जाइए यदि वहाँ नहीं ज्वाइन हो पाते। और जो लोग पिछला वीडियो ना देखे हों, पहला वीडियो बाबर 2 पार्ट में हमने पढ़ाया है, पहला वीडियो में ना देखा तो वो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाए और पहले वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा और उसको साथ में ही टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लंबा हो चुका है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलेंगे अगले वीडियो में।